नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी एक और वीडियो। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कोरियन रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो आपको प्यार की मिठास और कड़वाहट दोनों का असली स्वाद चखाएगी। इस फिल्म का नाम है स्वीट एंड सॉर। ये कहानी है दो ऐसे किरदारों की जिनकी मुलाकात तो बिल्कुल अनजाने में होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में दोस्ती, मोहब्बत और फिर संघर्ष सब कुछ शामिल हो जाता है। कभी ये रिश्ता बहुत मीठा लगता है तो कभी इतना कड़वा कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये फिल्म बड़े ही दिलचस्प तरीके से हमें दिखाती है कि कैसे जिंदगी और रिश्तों में बदलाव आते हैं। कभी नजदीकियां बढ़ती हैं तो कभी दूरियां, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सच्चा प्यार आखिर किसे मिलता है। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए अब बिना वक्त गवाते हुए शुरू करते हैं स्वीट एंड सॉर की ये मीठी और कड़वी कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्वीट एंड सॉर। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें योक नाम के एक पेशेंट को दिखाया जाता है जिसे जॉन्डिस के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जिस अस्पताल में वो एडमिट हुआ है, वहाँ की नर्स और बाकी पेशेंट उससे ऐसे डर रहे होते मानो उसको कोई छुआछूत की बीमारी हो गई हो। यहाँ तक कि जब उसके माँ बाप भी उससे मिलने आते हैं तो वो भी ग्लव्स और मास्क पहनकर आते हैं। इस पूरे अस्पताल में सू नाम की नर्स इकलौती ऐसे इंसान है जो यॉक को बुरा फील नहीं करवाती है। सू यॉक को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। बातों ही बातों में उसको पता चलता है कि यॉक एक इंजीनियर है और उसकी परमानेंट जॉब लग गई है। अगली सुबह नर्स यॉक के पास के पर्दे को हटाती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद बाकी के पेशेंट उस पर्दे को वापस लगाने के लिए कहते हैं। साथ ही में कहते हैं कि ये इन्फेक्टेड है और हमें भी इन्फेक्शन कर देगा, जिस पर नर्स कहती है कि तुम्हें इससे कोई भी खतरा नहीं है। नर्स यॉक का फीवर चेक करती है और उसके सिलेन को किस करके वहां से चली जाती है। अब रात को यॉक थोड़ा अच्छा फील करता है, इसीलिए वो अपने सलीन के साथ अस्पताल में टहलने निकल जाता है, जहाँ वो सू को सिगरेट पीते हुए देख लेता है। तभी उसकी नजर सू की फिंगर रिंग पर पड़ती है, जिसको देखकर वो थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन सू से कहती है कि ये मेरी ग्रेजुएशन रिंग है, जिसके बाद यॉक थोड़ा अच्छा फील करता है। तभी सू से कहती है कि उसको स्मोक करना पड़ता है क्योंकि उसे 8 घंटे की रोटेशनल शिफ्ट करनी होती है। इतने में वहां पर एक दूसरी नर्स आती है, जिसको देख सू सिगरेट को उल्टा करके यॉक को डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह से स्मोक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उसकी हालत के लिए बहुत ज्यादा खराब है। यॉक को समझ ही नहीं आता कि आखिर सू को अचानक से क्या हो गया, लेकिन फिर भी वो चुपचाप रहता है, जिसके बाद वो उससे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। यॉक चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अगले दिन सू यॉक के पास आती है और उसको पिछली रात अपने इल्जाम को उस पर डालने के लिए माफी मांग, लेकिन यॉक को उसके हरकतों पर बुरा नहीं लगता था। तभी सू को इतनी ज्यादा भूख लग रही होती है कि वो बातों बातों में उसका सारा खाना खा जाती है, और जब उसे एहसास होता है वो यॉक से कहती है कि माफ करना, मुझे भूख लगी थी। यॉक कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ये खा सकती हो, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। खैर अब सू और यॉक वेंडिंग मशीन के पास खड़े होते हैं। तभी सू उसे जैंग कहकर बुलाती है और साथ ही में उससे पूछती है कि अगर वो उसे इस नाम से बुलाएगी तो उसे बुरा तो नहीं लगेगा ना, जिस पर यॉक हाँ में सिर हिलाता है। दरअसल उसका पूरा नाम जैंग यॉक है। इसके बाद इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर रात को जब जैंग आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सू उसके बेड पर सर रखकर सो गई है, और तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है। वो घबराकर वहां से भाग जाती है क्योंकि उसको लगता है कि शायद वो बहुत देर से वहां पर सो रही थी। थोड़ी देर के बाद जब वो अपने स्पॉट पर सिगरेट पीने जाती है तो वो देखती है कि जैंग वहां पर सिगरेट पी रहा है। वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसे वहां सिगरेट पीने से मना करती है। वो उसे गुस्सा करके वहां से भगा भी देती है। अब नेक्स्ट सीन में सू उसके रेगुलर चेकअप के लिए आती है, जहां पर वो देखती है कि उसने अपने फोन पर एक वॉलपेपर रखा हुआ है जहाँ सॉरी लिखा है, और साथ में ये भी लिखा है कि आज के बाद वो कभी भी स्मोक नहीं करेगा। और अब ये सिलसिला चलता ही रहता है। जैंग बार बार सू को अपने बेड के पास बुला लेता है ताकि वो आराम कर सके। कभी कभी वो उसके लिए फ्रूट देता है तो कभी उसकी वाटर बॉटल में नूडल्स डाल देता है ताकि वो खा सके। अगले दिन जब सू अस्पताल आती है तो जैंग उसको बहुत सारा टेस्टी खाना खिलाता है जो दूसरे पेशेंट के पास से चुराया हुआ था। सू को खाना बहुत पसंद आता है और ऐसा करते करते वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। एक दिन जब सू दोबारा आकर जैंग के बेड पर सो जाती है तो वो 2 मिनट बाद ही उठ जाती है क्योंकि उसको लगता है कि शायद वो काफी देर से सो रही है, और उस दिन के बाद से सू रोज उसके बेड पर आकर सो जाती है। लेकिन जैंग इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि समय ज्यादा ना हो जाए। खैर एक दिन डॉक्टर राउंड पर आते हैं
जो जैंग का चेकअप करते हैं। वो उसको बताते हैं कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो और घर जा सकते हो, जिस पर जैंग कहता है कि मैं अब तक अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कुछ और दिन रुकना चाहिए। लेकिन डॉक्टर कहता है कि तुम जा सकते हो, बाकी का आराम और इलाज तुम अपने घर पर भी कर सकते हो। जिसके बाद जैंग एक गुलदस्ता लेकर सू को प्रपोज करने का सोचता है। शाम को जैसे नर्स को मदद के लिए बुलाया जाता है, इस बार सू की जगह हेड नर्स आती है और वो गुलदस्ता देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन हेड नर्स को देखकर जैंग इतना ज्यादा डर जाता है कि वो उसके मुंह पर ही पर्दा बंद कर देता है। अगले दिन जैंग वहां से जाने लगता है, लेकिन सू वहां पर नहीं होती है क्योंकि उसने किसी वजह से कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। जैंग जाने से पहले नर्स की लिस्ट में से सू का नंबर ले लेता है, लेकिन तभी एक नर्स वहां पर आकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद वो उन पेशेंट्स के पास जाता है जो उसका मजाक बना रहे थे। वो उन लोगों से जबरदस्ती दोस्ती कर लेता है ताकि वो दोस्ती के बहाने सू से मिलने वापस अस्पताल आ सके। जैंग ने सू के 7 नंबर ही नोट किए, इसीलिए वो उसके आगे लगने वाले सारे नंबर की एक लिस्ट बनाता है और अब तक वो इतने ज्यादा नंबर्स पर कॉल कर चुका है कि उसके पूरे घर की दीवारें नंबर से भर जाती है। काफी कोशिश करने के बाद फाइनली उसे सू का नंबर मिल जाता है, जहां सू उससे बोलती है कि तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला और तुमने मुझे फोन क्यों किया। जिस पर जैंग कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसकी बातों को सुनने के बाद सू से कहती है कि मैं अपने घर में अकेली हूँ, क्या तुम यहाँ पर आना चाहोगे। वो खुशी से इतना पागल हो जाता है कि तुरंत भागते हुए अपने डैड के कमरे में जाता है और उनकी कार की चाबी लेकर कार से सू के घर पहुंच जाता है। सू उसे अपने पास बैठाती है, लेकिन जैंग नोटिस करता है कि सू का मूड कुछ ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान है, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है। सू से कहती है कि क्या मैं तुम्हें गले लगाकर सो सकती हूँ, जिसके बाद वो उसके साथ सो जाता है। और जब वो कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करता है तो सू से कहती है कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना। खैर अगले दिन जब सू उठती है तो वो देखती है कि जैंग उसके घर का बल्ब बदल रहा है। जब वो किचन में जाती है तो उसे देखकर हैरानी होती है कि उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। इसके बाद वो रोने लगती है, फिर उसे किस करते हुए कहती है कि वो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि उसने उसके घर का बल्ब बदल दिया। अब ये दोनों छुप छुप कर मिलने लगते हैं और जैंग उससे मिलने रोज ही अस्पताल जाने लगता है। साथ ही उसके घर की सफाई करता है और उसे अपने डैड की कार में घुमाने के लिए बाहर भी ले जाता है, जहाँ एक तरफ सू बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वहीं जैंग एक मोटा लड़का है जिसे अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। जब उसके माँ बाप को इस बारे में पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है तो उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं होता। खैर अगले दिन जैंग देखता है कि सू की ग्रेजुएशन रिंग उसके पास नहीं है। पूछने पर वो बताती है कि वो कहीं पर खो गई है। वहीं जैंग कहता है कि जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो तुम अपनी जॉब छोड़ देना। फिर एक दिन सू से कहती है कि मेरे पास जेजू ट्रिप की 2 टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जैंग तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों ट्रिप के लिए शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ सू जैंग और अपने लिए एक मैचिंग टी शर्ट लेना चाहती थी, लेकिन उन्हें जैंग के साइज की कोई भी टी शर्ट नहीं मिलती है, जिससे जैंग थोड़ा सा नाराज हो जाता है। वो दोनों ही जेजू जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जहाँ सू उसे नए शूज गिफ्ट करती है। जैंग को ये लगता है कि उसके वेट की वजह से उन लोगों को मैचिंग टी शर्ट नहीं मिल पाई है, इसीलिए सू मैचिंग शूज लेकर आई और अब वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट क्रिसमस तक वो अपना पूरा वेट कम कर लेगा और हम दोनों एक जैसी टी शर्ट भी पहनेंगे। जिसके बाद वो शूज को पहनकर दौड़कर दिखाने लगता है। अगले सीन में हमें एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा फिट है और उसने वही जूते पहन रखे हैं जो जैंग ने एयरपोर्ट पर पहने थे, लेकिन वो जूते थोड़े से ज्यादा पुराने हो गए थे। ये लड़का भागते हुए सू के पास जाता है और सू उसको जैंग कहकर गले से लगा लेती। सू उसी अस्पताल में जॉब करती है और जैंग की भी अब जॉब लग गई है, लेकिन अब जैंग पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम लगता है। वो सू के साथ उसके घर में ही रहने लगा था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। हर रोज जैंग ऑफिस जाने से पहले सू के लिए ब्रेकफास्ट बनाता था और कचरे को बाहर फेंकता था। शाम को जब सू की शिफ्ट खत्म होती है तो वो देखती है कि जैंग एक नई कार के साथ उसका वेट कर रहा है। वो उसके पास जाती है और जैंग उसको बताता है कि ये मेरी नई कार है। साथ ही वो उसको एक रिंग भी गिफ्ट करता है और उसे बताता है कि मेरा ट्रांसफर एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया है और अगर वो वहाँ के लोगों को इम्प्रेस कर देता है तो उसके प्रमोट होने के चांसेस 100% है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हर 2-3 दिन में तुमसे मिलने आता रहूंगा। अगले दिन जैंग अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, साथ ही में लोग इतने ज्यादा मिसमैनर्ड हैं कि वो लोग अपनी कार में ही तैयार होते हैं। इस पर जैंग हंसते हुए कहता है कि लोग जल्दी क्यों नहीं उठ सकते। खैर जब जैंग अपने नए ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही अजीब इंसान से होती है। जो इंसान उससे बात नहीं करता है लेकिन इशारों में ही उसे उसके ऑफिस का एड्रेस बता देता है।
जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसके बॉस जैंग को अपने न्यू टीममेट से मिलवाते हैं, क्योंकि उसी की तरह आज क्रिस्टल नाम की एक लड़की ने भी ज्वाइन किया था। और हैरानी की बात तो ये थी कि ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर साथ काम करने वाले थे, लेकिन क्रिस्टल जैंग के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। शाम को ऑफिस खत्म करने के बाद जैंग जब अपने घर पहुंचता है तो वो सू को उस लड़की क्रिस्टल के बारे में बताता है, जिस पर सू उसे अपने ऑफिस के लोगों को इम्प्रेस करने की सलाह देती है। इसीलिए वो अगले दिन सबके लिए कॉफी लेकर जाता है, लेकिन इस बार भी क्रिस्टल उसका पीछा नहीं छोड़ती है और इससे पहले कि वो कॉफी नीचे रखता, वो उसके हाथ से कॉफी लेकर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देती, जिससे सबको ये लगता है कि कॉफी क्रिस्टल लेकर आई है। खैर अब जैंग घर जाता है तो सू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिस्टल से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि उसे सू दिखाई भी नहीं दे रही थी। सू से बात करते हुए उसे अपने एक पेशेंट के बारे में बताने लगती है, लेकिन जैंग ये कहकर उसको रोक देता है कि वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड है और वो इस टाइम कुछ भी सुनना नहीं चाहता है। खैर अब सू और जैंग ने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो अपना हर क्रिसमस जेजू आइलैंड पर ही मनाएंगे। जब सू उसको टिकट बुक करने के लिए कहती है तो जैंग इस बात पर भी इनकार कर देता है और वो उससे कहता है कि इस बार वही मैनेज कर ले, क्योंकि उसके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। अगले दिन सारे एम्प्लॉयज अपने अपने डिजाइन को क्लाइंट के सामने पेश करते हैं। क्लाइंट को डिजाइन बहुत पसंद आते हैं, लेकिन वो कहता है कि प्रोजेक्ट का जो पिलर है उसका डिजाइन भार को नहीं झेल पाएगा, जिसके बाद क्लाइंट उन लोगों को ब्रिज रीडिजाइन करने को कहती है और वो जैंग से डिजाइन को पर्सनली चेक करने को भी कहती है। अब जैंग क्रिस्टल को ठीक वैसे ही इरिटेट करने लगता है जैसे वो उसे कर रही थी। वो उसके सारे डिजाइनों में खामियां निकालने लगता है। उसे डेडलाइन से पहले काम खत्म करना था, इसीलिए वो रात भर वहां पर रुककर काम करने का फैसला कर। क्रिस्टल को हराकर जैंग को इतनी ज्यादा खुशी मिलती है कि घर जाकर वो सू को किस करते ही उसकी गोद में जाकर सो जाता है। वो उससे सिर्फ इसी के बारे में बात करता रहता है। जैंग के बदले के बाद क्रिस्टल की जिंदगी नर्क बन जाती है। जैंग और बाकी के सब लोग जहां घर चले जाते हैं, वहीं क्रिस्टल ऑफिस में पड़ी रहती है। वो दिन रात इसी प्रोजेक्ट पर काम करती रहती है, लेकिन उसके सारे मॉडल फेल हो जाते हैं। वो ऑफिस में ही खाती पीती और बिना नहाए धोए वहीं पर ही सो जाती, और उसकी ऐसी हालत देखकर अब जैंग को भी उसके ऊपर तरस आने लगता है। वो नया मॉडल बनाने में उसकी मदद करता है और वो दोनों मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं। लेकिन जैंग इस समय इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो सू के मैसेजेस तक का रिप्लाई भी नहीं करता है। वो सू से वादा करता है कि आज वो जल्दी घर वापस आ जाए, लेकिन ऑफिस में उनकी सक्सेस पार्टी होती, जहां क्रिस्टल ने बहुत ज्यादा शराब पी ली होती। इसीलिए जैंग उसको संभालने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो घर लेट पहुंचता है। जैंग के घर पहुंचते ही सू उसे घर का बल्ब चेंज करने को कहती है, लेकिन जैंग इतना ज्यादा थक चुका था कि ना तो वो बल्ब चेंज करता है और ना ही घर का कचरा बाहर फेंकता है। खैर अब अगली बार फिर से जब सू और जैंग को मिलना था, तब जैंग क्रिस्टल के साथ डिनर पर चला जाता। जब सू उसको कॉल करके पूछती है तो जैंग उसको झूठ बोल देता है कि वो ऑफिस के काम में बिजी है, लेकिन सू कहीं ना कहीं ये समझ जाती है कि वो उससे झूठ बोल रहा है। दूसरी ओर हमें जैंग और क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो ऑफिस में देर रात तक काम कर रहे थे। वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो किस करते, जैंग वहां से चला जाता। वो जैसे ही घर पहुंचता है, सू से कहती है कि ना तो उसने बल्ब चेंज किया है और ना ही घर का कचरा बाहर फेंका है, और इस बात पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। तभी सू बातों ही बातों में जैंग से कहती है कि वो काफी दिनों से इस बारे में बात करने की कोशिश कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो उसको पता चलता है कि वो 4 वीक्स प्रेग्नेंट है, लेकिन जैंग को इस बात की खुशी नहीं होती है। उसको दुख ज्यादा होता है क्योंकि उसे अब क्रिस्टल से बात करना छोड़ना होगा। ना चाहते हुए भी वो अब एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करता है। वो हर रोज ऑफिस से जल्दी निकल जाता है और क्रिस्टल को इग्नोर करने की कोशिश करता रहता है। अगले दिन जैंग छुट्टी लेकर सू का अबॉर्शन करवाने के लिए उसके साथ अस्पताल चला जाता है, जहां पर सू देखती है कि जैंग अच्छा फील नहीं कर रहा है, इसीलिए वो उसे बाहर जाकर बैठने को कहती है और जैंग वहां से चला भी जाता है। सू अबॉर्शन करवाकर जब वापस आती है तो जैंग उसको गले से लगा लेता है और उसे घर लेकर आ जाता है। सू अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसीलिए जैंग उसके साथ रहने का सोचता है। तभी उसकी कंपनी से कॉल आता जिस पर वो कहता है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तभी सू से कहती है कि मैं ठीक हूँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। पहले तो जैंग मना करता है, लेकिन फिर वो ऑफिस चला जाता है। असल में उसके बर्ताव से सू समझ गई थी कि उसका प्यार अब बस एक दिखावा रह गया है। लेकिन अब जैंग हर रोज सू से मिलने उसके घर आने लगा था और हर रोज लंबी ड्राइविंग के बाद ना तो वो अपने काम पर फोकस कर पाता था और ना ही वो सू को टाइम दे पाता था। वो बस घर आता और सो जाता
ऑफिस में भी वो स्लीपी फील करता था। वहीं क्रिस्टल भी उसके क्लोज आने की कोशिश करती थी, लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहा था। इसके बाद वो हर रोज एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने की तरह बिहेव करता। वो सू के साथ जितना बोर फील करता था, उससे कहीं ज्यादा हैप्पी वो क्रिस्टल के साथ रहता था। एक दिन जैंग सू के साथ शॉपिंग करने जाता, जहां वो बातों ही बातों में उसे क्रिस्टल कह देता है। जिसके बाद सू से पूछती है कि ये क्रिस्टल कौन है, जिस पर जैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ? मैं क्या उसके साथ सोता हूँ? वो बस मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। सू कहती है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? मुझे क्या समझ में नहीं आता? जैंग कहता है अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे मिलने यहाँ पर इतनी दूर नहीं आता। जिस पर सू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करती हूँ, तब तुम यहाँ पर आते हो, और आकर करते भी क्या हो? बस आते हो, खाते हो और सो जाते हो। वो कहती है कि मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है, मैंने तुम्हारी वजह से उसको खो दिया। जिसके बाद जैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या वो मेरे अकेले की गलती थी? वो सू को उसके घर पर ड्रॉप करता है और अपनी कार लेकर वहां से गुस्से में चला जाता है। दोनों का बुरी तरह से ब्रेकअप हो जाता है। जिसके बाद जैंग ट्रेन में ट्रैवल करने लगता और सू उसकी रिंग भी वापस कर देती। इस बार देर रात तक काम करते करते जब क्रिस्टल और जैंग एक दूसरे के पास आते तो जैंग अपने आप को रोकता नहीं है और उसको किस कर लेता है। दोनों अब साथ में एक कपल की तरह रहने लगते हैं और साथ में बहुत सारा वक्त बिताते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो जैंग शायद भुला नहीं पा रहा है। उसे अब भी सू की याद सताती है और वो उसे बहुत मिस करता है। जीजू का वो ट्रिप जो सू ने अपने और जैंग के लिए प्लान किया था, उसने वो ट्रिप भी कैंसिल नहीं किया था। जैंग का नाम अभी भी उसमें है, इसीलिए उसे बार बार टेक्स्ट आते रहते हैं। रात को कंपनी के बॉस काम कंप्लीट होने की खुशी में सबको पार्टी देते हैं, जहां वो जैंग से रिलेटेड एक गाना गाने लगते हैं। क्रिस्टल कहती है कि प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मैं अपनी बाकी की स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाली हूँ। कुछ देर के बाद वो वॉशरूम चली जाती है, तभी जैंग अपने मोबाइल को चेक करता है। वो सू के स्टेटस को देखता है, जहां पर उसको पता चलता है कि वो क्रिसमस पर जीजू जा रही है। जैंग को लगता है कि वो एयरपोर्ट पर जीजू जाने के लिए उसका इंतजार कर रही होगी, इसीलिए वो अपने ऑफिस में जाता है और सू की रिंग को ले लेता है, जिसे उसने वापस ले लिया था। जिसको लेकर वो भागता हुआ कैब लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। एयरपोर्ट पर वो सू को देखने के बाद उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो किसी से टकरा जाता है। वो जिससे टकराया था वो भी जैंग ही था। सू वहां पर आकर जैंग को देखती है और फिर उसे दूसरा जैंग भी वहां पर दिखाई देता है। दरअसल यहाँ पर दो जैंग थे। मोटे वाले जैंग से सू 3 महीने पहले मिली थी, जबकि पतले वाले जैंग से वो 7 महीने पहले अस्पताल में ही मिली थी, जब उसका पैर टूट गया था। पतले जैंग और सू ने जेजू जाने का प्लान किया था, लेकिन नई कंपनी में जाने के बाद जब पतला जैंग क्रिस्टल के करीब हो गया और वो सू को इग्नोर करने लगा, तो उस वक्त तो सू को सबसे ज्यादा उसी की जरूरत थी। इसी बीच सू की लाइफ में मोटा जैंग आया और वो दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। इसीलिए मोटा जैंग सू के पास उसके रिंग को देखता है, लेकिन बाद में उसके पास वो रिंग नहीं। मोटे और पतले जैंग दोनों का नाम जैंग था, इसीलिए सू मोटे जैंग के साथ जीजू जाने का फैसला करती है, क्योंकि फिट जैंग ने उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। यहाँ पर सू फिट जैंग को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और उसे बिना कुछ कहे मोटे जैंग के साथ जीजू चली जाती है। जिसके बाद जैंग वापस से भागते हुए क्रिस्टल के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। वो सू की रिंग को क्रिस्टल को पहनाने लगता है और उसको प्रपोज कर देता है, लेकिन क्रिस्टल उसे मना कर देती है। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि हमें हर चीज समय रहते करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार समय हमारे हाथ से निकल गया तो शायद वो फिर से कभी लौट कर नहीं आता है। इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।